चलो, ओके। तो अब आज हम किस लिए मिल रहे हैं? आज हम मिले हैं मेटलर्जी करने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करने के लिए। और इतना बड़ा बैच मेरा और इतने सारे बच्चे आए हैं मेटलर्जी पढ़ने, क्योंकि सबको पता है सेशन रिकॉर्ड हो ही जाएगा। तो हमें ये दो तरीके से करना है बच्चे। एक करना है हमें लर्निंग वर्क इन नोट्स में से, और रीडिंग वर्क लखमीर सिंह में से। लखमीर सिंह के अंदर ऐसे जो ये बने हुए टेबल्स हैं लर्निंग के लिए, जहां पर हमें कुछ चीजें इस इन नोट्स में आउट ऑफ सिलेबस भी हैं। पर ठीक है, मतलब मैं हल्का सा इंट्रो ही दूंगी। जो आउट ऑफ सिलेबस चीजें होंगी वो ज्यादा कवर नहीं करेंगे। ये पूरी लिस्ट है ओर्स की, जो पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप धीरे धीरे नाम पता चल जाएंगे कि जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन नेम्स हैं, वो आपको फॉर्मूलाज के साथ उनके ओर्स का नाम याद करना है। ठीक है। और देन एक माइंड मैप है, वो तो दोनों बुक्स में मिलेगा आपको, इन नोट्स में भी। ये माइंड मैप उधर भी मिल जाएगा, लखमीर सिंह में भी मिल जाएगा, और यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये माइंड मैप सबको याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को पहले से याद है। उसके बाद ये जो सारे प्रोसेसेस हैं विद डायग्राम कंसंट्रेशन के, ये करेंगे हम। और फिर उसके बाद एक लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम केस स्टडी करेंगे। तो मेनली दो केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है बेटा। जनरली मैक्सिमम टाइम से एल्यूमिनियम का ही केस स्टडी आ रहा है। मैं एल्यूमिनियम और आयरन दो का केस स्टडी करवा देती हूँ। ठीक है। तो दो केस स्टडीज करनी है, मतलब पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम का जो ओर है, उसके लिए सारे प्रोसेसेस को अलाइन कर लो, और ऐसे ही आयरन के हेमेटाइट ओर के लिए। तो हेमेटाइट और बॉक्साइट के लिए हम पूरे प्रोसेसेस को दोबारा रिवाइज करेंगे। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सारे प्रोसेसेस समझेंगे। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले तो माइंड मैप के पास जाते हैं, और एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में होने क्या वाला है। ठीक है, फिर डेप्थ में कवर करना शुरू करते हैं। ये रहा हमारा माइंड मैप। थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आप लोग की स्क्रीन पे पूरा कवर हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है सबको प्रॉपरली? अब ओर क्या होता है, सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म, व्हाट इज ओर। तो जब भी आपको कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करना है ना, क्या होता है, आप सॉइल टेस्ट्स कर रहे होते हो। उन सॉइल की टेस्टिंग से वहां कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है उस सॉइल में, या उन टेस्ट के बेसिस पर जो है आपको पता चलता है कि इस 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 स्टेट में से ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये मिनरल एक्सट्रैक्ट, ये मिनरल्स यहाँ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से सॉइल की टेस्टिंग से ये चीजें वहां पर ढूंढी जा रही होती हैं। अब लेकिन मिनरल्स तो सब जगह प्रेजेंट है, वाइडली स्प्रेड है। लेकिन सारे मिनरल्स में से प्रॉफिटेबली, इफिशिएंटली आप जो है वो मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते। क्यों? कहीं पर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है जहां आप उसकी इंडस्ट्री सेट कर सकते हो रिफाइनिंग के लिए, वहां से वो और बहुत ज्यादा दूर है। तो जितना आप कॉस्ट उसको ट्रांसपोर्टेशन का दोगे, उतने में तो मेटल एफिशिएंट ही नहीं रहेगा, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा अपनी कॉस्ट से। तो इसीलिए वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। कभी ऐसा है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, मतलब बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटीज में मिल ही नहीं रहा है उस लोकेशन पे। तो आप इतना महंगा प्रोसेस करो, इतना सब कुछ इंडस्ट्री वहां सेट करो, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां से माइनिंग करो, और फिर वहां से निकले थोड़ा सा और, तो भी उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो बेनिफिशियली, एफिशिएंटली, प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली, जहां से जिस मिनरल से आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, पर्टिकुलरली उस मिनरल को आप ओर कहेंगे। तो क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे, इज एवरी मिनरल एन ओर, क्या हर मिनरल एक ओर है? तो हर मिनरल एक ओर नहीं हो सकता। मिनरल्स तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं अर्थ में, लेकिन हर एक में से एफिशिएंटली हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पूछूं, इज एवरी ओर अ मिनरल, क्या हर ओर एक मिनरल है? तो यस, और वो ही मिनरल है जिसमें से हम एफिशिएंटली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यस, एवरी ओर इज अ मिनरल। तो ओर की डेफिनेशन शुरू ही वर्ड से होगी, इट इज अ मिनरल, है ना। और क्या है, एक मिनरल ही है। इट इज अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, बेनिफिशियली, एफिशिएंटली। इस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जब माइनिंग होती है ना बेटा, नीचे आप माइन करके नीचे जाते हो अर्थ के क्रस्ट के अंदर, और वहां से निकाल कर लाते हो मिनरल्स। तो मिनरल्स आते हैं बड़े बड़े रॉक्स, पेबल्स की शेप में।
वो बहुत बड़े बड़े से स्टोन्स रॉक्स होते हैं वो, जो आप निकाल कर लाते हो अंदर से बाहर। अब वो बड़ा सा आप रॉक निकाल लाए वहां से बाहर। अब उसको लेकिन प्यूरिफाई करने के लिए, उसमें से मेटल निकालने के लिए सबसे पहले तो उसकी क्रशिंग करनी पड़ेगी। तो आप उसे सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसे फाइनर पीसेस में ब्रेक कर देते हैं ताकि उसकी क्लीनिंग आसान हो जाए। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है यहाँ पर, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। राइट बच्चे। कुछ ओर्स में आप देखोगे कि कुछ ओर्स को क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद आप हल्का सा हीट भी करते हो। एक्चुअली क्या है, जब भी आप ओर निकालते हो ना बेटा, उस पे केमिकल टेस्ट हो रहे होते हैं उनके सैंपल्स पे। तो उनमें किस टाइप की इम्प्योरिटी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उनके ऊपर प्रोसेसेस होते हैं। कोई और जिनके अंदर वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो साथ में, तो उन्हें हल्का सा हीट कर देते हैं ताकि वो जो इम्प्योरिटीज वॉलेटाइल है, जो ऐसे ही वेपर बन के एस्केप कर जाएंगी, वो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद हल्की सी हीटिंग से वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को निकाल दिया जाता है। राइट। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसे एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। अब ये क्या मतलब है, मान लेते हैं कि हम 5 kg का एक स्टोन नीचे से निकाल कर लाए हैं। इसके अंदर जिस मेटल को भी हमने एक्सट्रैक्ट करना है, वो लेट्स से 1 kg है। 5 kg में से 1 kg एक्सट्रैक्ट करना वुड बी अ टास्क, राइट। हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन करेंगे। हम कुछ ऐसा कर देंगे कि ये 1.5 2 kg के अंदर ही 1 kg हमारा और हो जो हमें निकालना, तो उसकी कंसंट्रेशन कर देंगे। जैसे जो जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज है ना, जो ऐसे फिजिकल प्रोसेसेस से अलग हो सकती है, उन्हें अलग कर देंगे। केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो सकता है, लीचिंग एक केमिकल प्रोसेस है। लेकिन अभी के लिए मतलब बस हमें मोटी मोटी सफाई करनी है। जैसे करते हैं ना, मोटा मोटा सा छांट दो सामान। वो ऐसे हाथ से हैंड पिकिंग से तो नहीं होगा, क्योंकि आपने क्रश कर दिया है। तो और सब ओर्स और इम्प्योरिटीज मोस्टली सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो आप उनको अलग अलग मेथड से कंसंट्रेशन के अलग करोगे। हाइड्रोलिक प्रोसेस है, पानी की हेल्प से करोगे। पानी ऊपर से पानी के साथ आप गिरा दोगे, वो जो क्रश्ड ओर है, बिल्कुल आपने क्रश कर रखा है, उसको पानी के साथ गिरा दोगे। इम्प्योरिटी और ओर जब डिफरेंट ग्रेविटेशनल डेंसिटी के होंगे, मतलब डिफरेंट डेंसिटीज के होंगे, तो जो भी लाइटर चीज होगी वो पानी के साथ बहकर नीचे आ जाएगी, जो हैवियर होगी ऊपर रुक जाएगी। राइट। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं इसे। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब बस सिंपली स्लो मूविंग वाटर के आगे उसको रख दिया, और स्लो मूविंग वाटर के आगे उसको रख देने से वो जो क्रश स्टोर है, जो लाइटर चीज है, वो पानी उसको टेक अवे कर जाएगा साथ में, और हैवियर चीज वहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से वही 5 kg जो चीज है, अब 1.5 2 kg रह जाएगी, जिसमें से आप फिर और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू नंबर्स टू गिव यू एन आइडिया। ये किधर लिख कर नहीं आना है कि 5 kg निकाला था उसमें से 1 kg। ये नंबर्स कहीं लिख कर नहीं आते हैं, बट दिस इज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विजुअलाइज थिंग कि कैसे हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या रह गया, अब सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, उसमें से मैक्सिमम इम्प्योरिटीज ऐसे जा चुकी हैं। और अब उसके अंदर जो ओर की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई है। तो आपने मेटल जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन से उसमें इंक्रीज कर दिया है ना, या फिर मेटल कह लो या ओर कह लो, कि अब वो जो आप निकाल कर लाए थे, जिसे आपने क्रश किया, हीट किया, अब आपने उसके अंदर मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पर इम्प्योरिटी और जो ओर है, दोनों में से एक चीज मैग्नेटिक, एक नॉन मैग्नेटिक होगी। जरूरी नहीं है बेटा कि हर बार ओर ही मैग्नेटिक हो, इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो। कई बार इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होती है और नॉन मैग्नेटिक ओर होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं, आप दोनों चीजों को एक कन्वेयर बेल्ट सॉर्ट ऑफ के ऊपर एक रन करना शुरू करते हैं विद 2 व्हील्स, जिसमें 1 व्हील नॉन मैग्नेटिक है, 1 व्हील मैग्नेटिक है। और उस स्ट्रक्चर के ऊपर जब ये आपका क्रश्ड ओर जो है यहाँ पे, ये जो क्रश्ड हो रहा है, ये चलना शुरू करता है। अगर ये मैग्नेटिक है व्हील और ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है, तो जब इसके ऊपर ये पाउडर आएगा, जो भी नॉन मैग्नेटिक चीज है वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगी, है ना, व्हील से। लेकिन जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये तो हो गया नॉन मैग्नेटिक का हीप,
कि जैसे ही वो गिरेगा अंडर ग्रेविटीज इम्पैक्ट वो सीधा नीचे आएगा और यहाँ उसकी हीप बनेगी। लेकिन जो मैग्नेटिक चीज है वो जब तक मैग्नेटिक व्हील के साथ है वो आगे आएगा और उसका एक हीप अलग से बनेगा। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? जैसे ही वो मैग्नेटिक व्हील के टच से बाहर जाएगा बेल्ट, तो वो नीचे गिर जाएगा। तो वो एक अलग हीप बन रहा होगा मैग्नेटिक सब्सटेंस का। मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक व्हील के साथ लॉन्गर ट्रैवल करता है और अलग से आता है। और नॉन मैग्नेटिक जो चीज है वो हमेशा एकदम नीचे ड्रॉप हो जाएगी। आ रही है बेटा बात समझ? इसे अभी लिखने की जरूरत नहीं है इप्सा बच्चे, अभी बहुत अच्छे से आएगा। अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ पूरे टॉपिक का। अभी इन्हें डिटेल में डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ सुनो, अभी तो हम सिर्फ माइंड मैप तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। जितने भी सल्फाइड ओर्स होंगे ना, सेल्फ प्रॉपर्टी क्या है? वेटिंग प्रॉपर्टी। वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब सल्फाइड ओर्स क्या होता है? दे गेट वेट बाय ऑयल्स। जैसे वेटिंग मतलब आप कोई चीज पानी में भिगो दो, वो पानी को सोख लेती है, गीली हो जाती है उससे। तो जितने सल्फाइड ओर्स होते हैं ना वो ऑयल सोक करते हैं, ऑयल ऑयल से गीले होते हैं वो। तो इनकी जो वेटिंग प्रॉपर्टीज है वो इनके जो गैंग है या फिर जो इम्प्योरिटीज है उससे अलग है। सल्फाइड और उसकी जो इम्प्योरिटी है, दोनों में फर्क होता है इन देयर वेटिंग प्रॉपर्टीज। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था यहाँ पर, इसके लिए डेंसिटी में डिफरेंस था। यहाँ पर किस प्रॉपर्टी में डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस है वेटिंग प्रॉपर्टी में। वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब जो इम्प्योरिटी है उसको पानी वेट कर रहा है और जो सल्फाइड ओर है उसको ऑयल वेट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, उसके अंदर कुछ इस तरीके से एक होल्स वाली पाइप डालेंगे जहां पर आप कंप्रेस्ड एयर फ्लश कर रहे होंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेशर से बाहर आएगी और बबल्स बनाएगी। आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है? वाटर के साथ पाइन ऑयल मिक्स किया हुआ है। और जितना भी सल्फाइड हो रहा है सब पानी के साथ ऑयल के साथ अटैच होकर ऊपर आ जाएगा, ऑयल से वेट हो जाएगा। और इम्प्योरिटी जो है वो वाटर से वेट होकर नीचे रह जाएगी। तो ये आप जो सिस्टम लगा रहे हो एयर का, बबल्स बने ताकि फ्रॉथ बने वहां पर, इसीलिए इस मेथड का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन। वो I didn't सल्फाइड और understand. आपको सल्फ फ्लोट फ्लोट करके मिलेगा। बोलो बच्चे। I didn't understand froth flotation. पानी और ऑयल के मिक्सचर के अंदर आपने वो क्रश्ड और विद इट्स इम्प्योरिटी डाल दिया। जब आपने उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर डाली तो उसकी वजह से वहां बबल्स बने। बबल्स बनने से जो सल्फाइड और है वो बबल्स के साथ ट्रैप हो गया ऑयल में। तो वो ऑयल से वेट हुआ ना, वो ऑयल्स और सल्फाइड और कंबाइन होकर ऊपर फ्लोट करने लगे। और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे वाटर के साथ वेट हुई और वो नीचे सेटल हो गई। ठीक है, अभी डिटेल में इसका भी डायग्राम दिखाती हूँ। देन इज लीचिंग। ऑल्दो लीचिंग के लिए मैं ऐसे छोटा सा कोई इंट्रो आपको दे नहीं सकती, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि लीचिंग के ऊपर तो बड़ा केस स्टडी है, बॉक्साइट और जब करना है तो पहले के तो जैसे ये सब मेथड्स बड़े छोटे छोटे से है ना, टू टू मार्कर, ये अपने आप में ही एक बड़ा मेथड है जिसमें वेरियस प्रोसेसेस करके आप सिर्फ ओर की सफाई करोगे, अलग अलग केमिकल्स डालकर बार बार, कभी उसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर, कभी रिक्रिस्टलाइजेशन, कभी कुछ करके आप काफी सारे प्रोसेसेस से तो सिर्फ ओर की सफाई करोगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि केमिकली कंबाइंड है इम्प्योरिटीज यहाँ पर, तो उन्हें केमिकल एक्शन से अलग करना पड़ेगा। तो लीचिंग के लिए कोई छोटा सा इंट्रो सफिशिएंट नहीं है, बस इतना समझ सकते हैं NaOH की हेल्प से बेयर्स प्रोसेस है जिसको हमें यहाँ पर समझना है। आ गई बच्चे बात समझ में लीचिंग की? अब इन चारों में से जो भी एप्रोप्रिएट मेथड होगा उस ओर के लिए वो हम यूज करेंगे, सारे नहीं यूज करते। सारे मेथड्स किसी एक ओर पे नहीं लगते, अलग अलग मेथड से अलग अलग ओर्स पे काम होता है। कैसे डिपेंड करेगा, कैसे सिलेक्शन होगी, अभी थोड़ी देर में उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम इन्हें 3 चीज़ों में कैटेगराइज़ कर देंगे। जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी होंगे, उनके साथ हम ये एक छोटा-सा प्रोसेस करेंगे। ओ जो कॉन्सन्ट्रेटेड ओर आपके पास आ गया, आप उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। हाई रिएक्टिविटी वाले सबसे पहले साफ हो जाएंगे। बिल्कुल लो रिएक्टिव वाले सल्फाइड ओर्स होंगे, पहले उनकी रोस्टिंग करेंगे, फिर उनकी रिफाइनिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से। मीडियम रिएक्टिविटी वाले या तो कार्बोनेट और
ओर हो सकते हैं या सल्फाइड ओर हो सकते हैं। इन्हें दो अलग तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे और जो भी ऑक्साइड मिलेगा मेटल का, उसकी रिडक्शन करेंगे और फिर उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे, अगेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की हेल्प से। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? जितना भी अभी माइंड मैप समझ में आया ना, सिर्फ अभी इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है? अब एक बार, राइट, ये जो सब नाम है ना मेटल्स के नाम और कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये आपका लर्निंग नाम काम है। मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको। इंपॉर्टेंट इसमें ये फर्स्ट टू, आयरन का हेमेटाइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, क्यूपराइट और कॉपर ग्लैंस, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट, तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गैलेना, सिनेबार बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इनका नाम ये आपको याद करने हैं, नाम भी और इनके सामने वाले फॉर्मूलाज भी बेटा, क्योंकि ये 1 मार्कर्स में पूछे जाएंगे। चिन्मय, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? हम एक सेकंड कुछ कोई दरवाजे पे आया देख ले कोई, आज भी स्कोर तो नहीं बताने वाला है मुझे थोड़ी देर में, फिर कहेगा मैम आपने पूछा नहीं, मुझे स्कोर कैसे पता? नहीं, स्कोर नहीं क्या था, स्मृति आउट हो गई, ऐसा है ना? हाँ, आपने पूछा नहीं मैम, मुझे कैसे पता? आज पूछ लूंगी फिर मैं कि पता है क्या कि ऑस्ट्रेलिया ने कितना स्कोर बना दिया। 141, अभी मैच चल रहा है क्या? 141 फॉर 3, 141 फॉर 3 फाइनल है आज तो। हारना ही तो है। हाँ, ऐसे मत क्या, अच्छा चल रहा है मैच तो अभी तक। कोहली ने कितने अच्छा, मारे मैम? जो मैं वुमेन्स पढ़ा है। लूं? नहीं विमेन्स मैम। नहीं है, फाइनल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। मैम तो कोहली ने लेडीज का कितने मारे? अरे कोहली कैसे, अभी तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है ना, हम तो चेस करेंगे आज। ओह ओके अभी तो मैम। टारगेट भी नहीं मिला हमको। वन अच्छा फोर्टी टू बुमराह है फॉर क्या? थ्री 27, हाँ है। अच्छा। 27.4, ठीक है, चले अभी आगे, हो गया, पूछ लिया पूरा स्कोर, अब पढ़ाई कर यस ले। मैम। यस चलो, मैम। बाद में और। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम इन्हीं डिटेल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार जो हमने वो क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर हमने मेटल्स को डिफरेंट रिएक्टिविटीज में, ओर्स को डिफरेंट रिएक्टिविटीज के हिसाब से क्लासिफाई किया था, तो आपको ये देखना है यहाँ पर इन्हें हम रिएक्टिव में पढ़ेंगे जिंक तक। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को हम कहाँ तक पढ़ेंगे? मोस्ट रिएक्टिव वंस में पढ़ेंगे। जिंक के बाद से लेकर आप कॉपर तक हम इसे मीडियम रिएक्टिविटी में पढ़ेंगे, और उसके बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम को लीस्ट रिएक्टिविटी में पढ़ेंगे। सबसे क्विक होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। राइट बच्चे? देखो कॉल किसका, देखो। चले अभी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेटा। ओके, ये है बच्चे वही हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर लेविगेशन, तीनों नाम लिख लो, क्योंकि किसी भी नेम के साथ एग्जाम में आ सकता है। दिस मेथड इज मेनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर। जितने आपको ये लिखो बेटा कि आप कैसे डिसाइड करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग करनी है। कार्बोनेट ओर होगा और ऑक्साइड ओर होगा, तो फिर हमें उनके लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग करनी होती है। सल्फाइड ओर्स को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। प्रिशु, आ रही है बात समझ में? तो क्या किया हाइड्रोलिक वॉशिंग में, हमने वो क्रश्ड ओर जो है वो यहां से पुट किया वाटर के साथ। ठीक है, ये ओर डाला हमने पानी के साथ। और देखो यहाँ जैसे ये दिखाया है ना कि ये कुछ वेजेस जैसा है यहाँ पर, इस तरीके से। जो मैं देख कर आई हूँ, मैं गई थी बैंकॉक की एक जेम फैक्ट्री में। उस जेम फैक्ट्री में यही वाला जो मतलब वहां पर एंशियंट टाइम्स में, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं लाइक बैंकॉक, इनकी मोनोपोली थे एक टाइम में गोल्ड में। तो वहां पर उन्होंने अपनी उस जेम फैक्ट्री में वो सेटअप बना रखा है कि एंशियंट टाइम्स में वो कैसे गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते थे। तो सबसे पहले तो दिखा रखा है, मतलब होते हुए जैसे वो बना देते हैं ना, डमीज बना देते हैं, थोड़े थोड़े मूव कर रहे होते हैं वो मोटर्स के साथ। तो वो वहां मूवमेंट दिख रही है कि यहाँ से वो पानी आता है दिख रहा है और उसके साथ।
तो इस तरीके से नीचे जो है वो लाइटर चीज आ जाती है और ऊपर जो है वो हैवियर चीज रह जाती है। वहां पर ये सेटअप ऐसे ऊपर से बहुत टॉल बिल्डिंग से नीचे आता हुआ दिख रहा है। जो यहाँ पर दिखाया है वो हॉरिजॉन्टल दिखाया है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर्स, मशीनरी कैसा और है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने वाटर, स्लो मूविंग वाटर, बहुत फास्ट मूविंग नहीं होता ये। यहाँ पर आपने उस वाटर के साथ उसको किया और जो लाइटर चीज है वो आगे आ जाएगी फ्लो करके, और जो हेवियर चीज है इन वेजेस के बीच में स्टक हो जाएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी। लिखो ये चीज, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन। फिर हाईलाइट करके लिखो यूज्ड फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। देन लिखो प्रिंसिपल on which this is based is specific gravity या difference in densities। जो impurity और ore है, दोनों में densities का difference होता है। दोनों अलग अलग densities की होती हैं। गैंज particles being lighter are washed away। जो impurity होती है वो lighter होती है, बहकर आगे निकल जाती है, और जो heavier चीज है वो पीछे wedges में अड़ जाएगी, फंस जाएगी। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चलें नेक्स्ट करें बच्चे। some a little concept here told is कि जितनी भी अनवांटेड earthly impurities होती हैं आप उसे गैंग बोलते हैं। कुछ टीचर्स गैंग्यू, कुछ गैंज, कुछ गैंग बोलती हैं। हमने जैसा पढ़ा गैंग वही पढ़ लो गैंग। ठीक है। चले बच्चे आगे। मैम गैंग पार्टिकल्स आर जस्ट इम्प्योरिटीज। यस बेटा, earthly impurities जो साथ में होती है, दैट्स इट। ठीक है। चले अभी आगे नेक्स्ट समझे मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन ये ना, ये जिस तरीके से यहाँ शावर होता दिखाया है ना, ऐसा शावर नहीं होता है भाई। इसको यहाँ पर अगर आप दिखाओगे, यहाँ नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स दिखाओगे, और दूसरा टम्बलर यहाँ रखो जो थोड़ा सा आगे आएगा उसके साथ, ये इस तरीके से फ्लो होकर कहीं उड़कर नहीं जाता है सामान। तो डायग्राम में थोड़ा सा मतलब करेक्शन करने वाली है आई थिंक। लखमीर सिंह में देखें इसे। डायग्राम ही नहीं है यहाँ पर तो लखमीर सिंह में, है ही नहीं, डायग्राम ही नहीं है इसमें तो। वन क्वेश्चन मैम, तो मैं एग्जाम में बोलो। will they ask us the exact process of how hydraulics का वो happens, like water हाँ is हाँ, flowing out, 2 मार्कर wedges? क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का कोई भी एक मेथड डिफाइन करने को आ सकता है। डिफाइन हाइड्रोलिक वॉशिंग, डिफाइन लीचिंग, 2 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, कि मतलब जरूरी नहीं है कि फुल पार्ट ही आए, कुछ उसका पार्ट भी आ सकता है। देखो बच्चे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, देखो बेटा 2 एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर दिए हैं। एक हमें दिया है, देखो यहाँ पर कैस्टराइट। कैस्टराइट में क्या है, जो गैंज है वो, गैंज गैंग्यू जो बोलना है, वो जो भी इम्प्योरिटी है हमारी वो आयरन रिच है ना। तो इम्प्योरिटी यहाँ पर मैग्नेटिक है। दूसरा क्रोमाइट देखो, क्रोमाइट ओर के अंदर क्या है, जो आपका ओर है वो आयरन रिच है, और ये जो सिलिका है या फिर ये जो गैंग है ये नॉन मैग्नेटिक है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कभी भी आपको ये दिखे कि इम्प्योरिटी और ओर के अंदर, एग्जाम्पल लिख लो बेटा दोनों ये,
कि ये जरूरी है याद करना कि मैम आपसे ये पूछेगी कि कौन सा और इस मेथड से अलग करोगे, या ये गिवन और इस मेथड से सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कैस्टेराइट आपको जो और है उसको भी सेपरेट किया जा सकता है इस मेथड से, जो कि टिन का और है, और साथ में जो क्रोमाइट है और वो भी। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? देखो जैसे यहाँ पर पूछा है दी ओर ऑफ टिन कंटेनिंग FeCrO4 इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन है उसके अंदर। आ गई ना बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Ma'am, चलिए why जी अभी मैम। आगे, metals magnetic? कम अगेन बच्चा, Ma'am, why बोलो are बच्चा। metals magnetic? वाई आर मेटल्स मैग्नेटिक? सारे मेटल्स मैग्नेटिक थोड़ी होते हैं बेटा। आयरन, कोबाल्ट, निकल, FeCO, Ne, Ni, सिर्फ ये 3 मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, सारे मेटल्स थोड़ी मैग्नेटिक होते हैं। Oh, याद नहीं आ रहा? मैग्नेटिक मटेरियल आए, मैग्नेट किस किस से चिपकती है? सब मेटल से चिपक जाती है। सिर्फ आयरन, कोबाल्ट और निकल, FeCO, Ni, पेकोनी। ठीक है, याद आया? बोलो चिन्मय। मैम ये सेकंड एग्जांपल में ये SiO2 ब्रैकेट N क्या है? सिलिका है, मतलब कितने भी पार्टिकल्स अटैच हो सकते हैं साथ में, अभी पढ़ोगे सिलिका के बारे में। क्ले है, मिट्टी है, उसका लंप है बेटा, वो ऑल टुगेदर है। ठीक है, तो अब अगर आपने मैग्नेटिक सेपरेशन करनी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, बात एक ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रहा है ना ये। तो अच्छा, यहाँ दिखा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक रोलर है, देखो कितना गलत चीज दिखा रहे हैं, ये डायग्राम में गलती है, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ये मैग्नेटिक रोलर है बेटा। एक रोलर मैग्नेटिक होगा, एक नॉन मैग्नेटिक होगा, और एक के ऊपर से आते हुए इस तरीके से वो दोनों चीजें दो अलग पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दोनों में से एक मैग्नेटिक होगी, एक नॉन मैग्नेटिक होगी, तो यू विल यूज दिस मेथड। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा और इससे साफ होगा। इतनी लंबी लिस्ट दिखाई मैंने आपको ओर्स की, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन का कौन सा मेथड होगा, यू हैव टू वाइजली डिसाइड। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक होगा जब ओर और इम्प्योरिटी में ये डिफरेंस होगा, एक मैग्नेटिक है एक नॉन मैग्नेटिक है, तब आप मैग्नेटिक सेपरेशन का, मैग्नेटिक रोलर्स का हेल्प लेंगे उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ओके, अब ये सब समझा दिया मैंने कन्वेयर बेल्ट पे क्या होता है, कैसे चलता है। नाउ इज दिस फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या हुआ, हमने एक इसके अंदर पाइप छोड़ी जिसके अंदर होल्स हैं, और आपने यहाँ से कंप्रेस्ड एयर फ्लश की, बहुत हाई प्रेशर में दबी हुई एयर जो है आपने यहाँ से अंदर फ्लश की, और आपने इसके अंदर वाटर कंटेनिंग पॉइन ऑयल रखा हुआ है, साथ में आपने सल्फाइडोर्स डाल दिए। जो गैंग पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टी है दे गेट वेट बाय वाटर, वेटिंग प्रॉपर्टी बाय वाटर, दे गेट वेट बाय वाटर, वो पानी से हैवी हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं और नीचे सेटल हो गए। लेकिन सल्फाइड ओर्स की प्रॉपर्टी होती है वो पाइन ऑयल के साथ वेट होते हैं, तो वो पाइन ऑयल के साथ इधर ट्रैप होकर ऊपर मिल गए हमें। गॉट इट और नॉट बच्चे? समझ में आया? तो ये किसके साथ टेक्निक लगेगी? सल्फाइड ओर्स के साथ। लिखो जल्दी से, फ्रोथ फ्लोटेशन यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। तो याद रह रहा है हाइड्रोलिक के लिए ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स यूज कर रहे हैं, है ना? और मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए आपको ऐसे ओर्स चाहिए जिनके अंदर आयरन हो, आयरन कोबाल्ट निकल जैसा कुछ हो। फिर या फ्रोथ फ्लोटेशन किनके लिए? जिनके अंदर सल्फाइड ओर्स हो। देखो the basic principle of froth flotation method is the difference in wetting properties of ore and gangue particles.
Ore particles are wetted by oil and gangue particles are wetted by water. जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें पानी लोड करता है, पानी वेट करता है, इसीलिए वो नीचे सेटल हो जाएंगे. फ्रोथिंग एजेंट क्या है? पाइन ऑयल. कलेक्टर या फ्लोटिंग एजेंट क्या है? ये इसकी जरूरत नहीं है अभी आपके सिलेबस में, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, बस इतना पढ़ना है आपको. देखो, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स. आ गई बच्चे बात समझ में? क्या नहीं आई? चले अभी आगे. राइट. देखो, जैसे उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड के अंदर ये इम्प्योरिटीज हैं, है ना? तो आपने क्या किया, उसके अंदर उसे वेट किया और ये ऑयल के साथ आ गया और ये सल्फाइड और ऑयल के साथ आ गया लेड सल्फाइड. ये और ये बाकी जो है ये वाटर सॉल्युबल था, अलग हो गया. लेकिन ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है. ये जो वर्कशीट मैंने खोला है ना, ये थोड़ा सा हायर लेवल के लिए है. तो जो बोलती जाऊं छोड़ते जाओ मत करना, वो नहीं करना है काम, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो. ठीक है, चले अभी आगे. नाउ इज द केमिकल मेथड लीचिंग. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चे, जिसे हमने बॉक्साइट ओर के लिए स्टडी करना है. इसको मैं लास्ट में करवाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे नोट्स अलग हैं इसके लिए, जो मेरी डायरी में है उसका क्लिक दूंगी. यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ही इलेबोरेट वे में समझा रखा है, जो आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो ये मैं मेथड ब्लीचिंग प्रोसेस मेरे नोट्स में से करवाऊंगी, यहाँ से नहीं करवा रही हूँ. चलो, अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर समझ लिया कि कंसंट्रेशन किस तरीके से होना है. अब हमें करना है जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले थे उनके लिए. देखो, माइंड मैप दिखाती हूँ एक बार दोबारा से. अब मैं ऐसा करूंगी, माइंड मैप इस पे ओपन कर लेती हूँ लखमीर सिंह में, ताकि मैं यहाँ से रिलेट करवा सकूं आप लोग को बार बार. राइट. अब देखो बच्चे, यहाँ पर अब मैंने कंसंट्रेशन कर ली विद ऑल दोज मेथड, 4 मेथड्स हमने कर लिए. लीचिंग अभी डिस्कस नहीं किया, उसे इलेबोरेटेड वे में करेंगे डिस्कस. यहाँ पर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थे उनके अंदर अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर आपके पास आ गया है, इसको कार्बोनेट ओर होगा तो कैल्सिनेशन करना है, और सल्फाइड ओर होगा तो रस्टिंग करना है. इस मेथड को हमें समझना है. तो क्या होता है बेटा, इस तरीके का फर्नेस होता है ये यहाँ पर, ये इस तरीके का फर्नेस होता है यहाँ पर, जिसके अंदर हम लोग रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं. अब रोस्टिंग क्या है? घर में टर्म सुनते हैं रोस्टिंग. मम्मा पापड़ रोस्ट करती है, करते हैं रोस्ट, हम चीजों को रोस्ट करते हैं. उसके लिए क्या हम कोई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं? नहीं करते. एयर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बस उसको हम ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में ही हीट कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप किसी चीज को हीट कर रहे होगे, उसे आप रोस्टिंग कहते हो. जैसे घर में रोस्टिंग होती है. घर में कभी कैल्सिनेशन तो नहीं सुना? पापड़ की कैल्सिनेशन तो नहीं करते हम कभी, है ना? कैल्सिनेशन जैसा टर्म हमने घर में कभी नहीं सुना. कैल्सिनेशन करने के लिए ऐसा ये जो क्लोज्ड फर्नेस है, आप उसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो. उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, एयर नहीं होती, और आप उसे हीट कर रहे होते हो वहां पर. तो क्या होता है, इससे इससे डिफरेंस क्या है? देखो समझाती हूँ. अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दो ओर्स हैं, एक है ZnCO3 और एक है ZnS. ये सल्फाइड ओर है जिंक का, और ये क्या है? कार्बोनेट ओर है जिंक का. और जिंक कहाँ पढ़ा था हमने? मॉडरेट रिएक्टिविटी में पढ़ा था जिंक, है ना बच्चे? तो इसका मतलब अब हमें ये कॉन्सेंट्रेटेड करके ये आ चुके हैं दोनों हमारे पास, ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स हैं. अब अगर ये सल्फाइड ओर है, तो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट क्यों कर रहे हो? ताकि यहाँ पर O बीइंग हायर रिएक्टिविटी वाला नॉन मेटल, सल्फर से ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन, तो वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा और ZnO बन जाएगा और सल्फर बाहर आ जाएगा.
इसी तरीके से कार्बोनेट और क्या करना है हमें, कार्बोनेट और को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही हीट कर दो, जैसे ये हीट किया है इसे भी हीट कर दो, पर यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बाय, क्योंकि जैसे ही आपने इसे हीट किया, हमने बार बार ये बात पढ़ी है कि ये कार्बोनेट और जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड भगा देता है अपनी, तो ये ZnO बन जाएगा और CO2 इसका बाहर आ जाएगा। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो देखो दोनों में ऑब्जेक्टिव क्या था, दोनों में ऑब्जेक्टिव था जिंक का ऑक्साइड ऑब्टेन कर लेना, भले वो कार्बोनेट और हो भले वो सल्फाइड और हो। ये प्रोसेसेस, कार्बोनेट और सल्फाइड और का ऑब्जेक्टिव इज टू टर्न द ओर्स इनटू देयर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के ओर बनाने के लिए ये दोनों मेथड किए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपका ओर कौन सा है, कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है, आप इनमें से मेथड चूज करेंगे, कैल्सिनेशन करना है या रोस्टिंग करना है। सो दिस मेथड इज रोस्टिंग and this method is calcination। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? रोस्टिंग कब होता है, जब ऑलरेडी उसमें सल्फाइड है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा और उसको ऑक्साइड और बनाना पड़ेगा। लेकिन जब ऑलरेडी कंपाउंड के अंदर ही ऑक्सीजन है, तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा CO2 लिबरेट कर, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने की जरूरत ही नहीं है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? कब होगी कैल्सिनेशन, कब होगी रोस्टिंग? क्लियर है ये चीज? ओके, शाबाश। चले अभी नेक्स्ट करें। अब हमने समझ ली कैल्सिनेशन और रोस्टिंग भी, ये दोनों प्रोसेसेस भी हमने समझ लिए, और दोनों करने के बाद भले किसी भी मेथड से करके आओ, आपको मेटल का ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया। ठीक है बच्चे? अब अब हमें करना है इनका रिडक्शन। अब रिडक्शन को समझने के लिए आप ये समझो बेटा कि एक ही मेथड से रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी को रिड्यूस करने के लिए आपको कार्बन साथ में लगाना पड़ता है। कार्बन क्या है? C alone would be which agent? Oxidizing agent, reducing agent? reducing, शाबाश, राइट। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा, वो सामने वाले कंपाउंड को, ध्यान से सुनो इप्सा, वो सामने वाले कंपाउंड का ऑक्सीजन लेकर भाग जाएगा। तो दूसरे में से जो अभी आप ऑक्साइड बनाकर आए हो उसका ऑक्सीजन भी कोई लेकर भाग जाए, तो मेटल अलोन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो इस मेटल का ऑक्सीजन लेकर भाग जाए, राइट और नॉट बच्चे? है ना? तो अब किसी केस में वो कार्बन होगा, किसी केस में वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, किसी केस में वो हाइड्रोजन गैस होगा, किसी केस में वो सोडियम मेटल होगा, किसी केस में वो एल्यूमिनियम मेटल होगा। अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन भगाई जाती है बेटा। मतलब क्या है कहने का, कि अब अगर मैं आपको कह दूं कि आप मेटल यूज कर रहे हो सोडियम, और उसको रिडक्शन करना है, सोडियम ऑक्साइड है आपके पास, उसका रिडक्शन करना है आपको, तो उसका रिडक्शन क्या आप कर पाओगे एल्यूमिनियम मेटल से? एल्यूमिनियम तो उससे कम रिएक्टिव है ना? तो अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं अलग अलग चीज के लिए, रिडक्शन के लिए। तो यहाँ लेकिन अभी के लिए ओवरव्यू ये है कि आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, सोडियम, एल्यूमिनियम कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी ऑक्साइड, आप उसमें से उसका ऑक्सीजन भगाने के लिए। फिर आपको क्या मिलेगा, मेटल अलोन मिल जाएगा, लेकिन वो मेटल अभी भी इम्प्योर होगा। मेटल मिलेगा अकेला, लेकिन अभी भी उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। अब आपको उसे प्योर मेटल में चेंज करने के लिए अब आप उसकी रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग कौन सी? ये तो आप पहले भी करते आए हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते थे हम, याद है कुछ? पहले पढ़ा है ये हमने। cathode and anode वाला। राइट, कैथोड और एनोड। जो एनोड होगा वो आप थिकर लेंगे, एनोड के ऊपर आप हमेशा इम्प्योर मेटल, जो प्योर करना है ना आपने, ये वाला इम्प्योर मेटल, ये आप एनोड पे रखते हैं। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? और थोड़ा सा पहले से ही बना हुआ प्योर सैंपल आप कैथोड पे रखते हैं।
इनके बीच में सर्किट कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट इसी का ही होना चाहिए। जैसे आप किसकी बात करें, चलो कॉपर की करते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर की। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो कॉपर सल्फेट, ये इम्प्योर कॉपर हो जाएगा जिसे आपने प्योर करना है, और यहाँ प्योर कॉपर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो, आपको मैंने 10th के स्टार्टिंग में कहा था आपके लिए ऑक्सीडेशन क्या है, प्लस ओ माइनस एच। Minus H. रिडक्शन के लिए क्या कहा था, Plus minus H O minus plus O. H. प्लस एच माइनस ओ। अब आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हो तो 10th में ही हल्का सा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको। रिडक्शन का मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन का मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ इतना सा बस, इसके ऊपर डिटेल नहीं पढ़नी है 10th में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए इतना पता होना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सॉरी बाहर जा रहा है। और रिडक्शन हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही, इतनी आ रही है ना? तो अब हमें क्या करना है, एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा होगा देखो ध्यान से। सबसे पहले तो जो ये इम्प्योर कॉपर है, ये कॉपर यहाँ से इम्प्योर जो कॉपर है वो Cu2+ बनकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर पहले ही कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयंस में ब्रेक हो रहा होगा, तो यहाँ पर पहले ही कॉपर सल्फेट, कॉपर का जो आयंस है वो एक्सेस में हो जाएंगे, है ना? यहाँ पर Cu2+ बाहर आ रहा होगा। अब मुझे बताओ Cu से Cu2+ बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके या लिबरेट करके? मैम लिबरेट कर। Liberate. लिबरेट करके, है ना? तो ऑक्सीजन माइनस हो रहा है। ऑलवेज याद रखोगे, ऑलवेज एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है बेटा। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो एनोड एंड पे हमेशा ऑक्सीडेंट, और ये ना रिएक्शन बहुत जरूरी है बेटा कि एट एनोड क्या होता है और एट कैथोड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, इसके प्रॉपर मार्क्स हैं। तो आप क्या करेंगे, Cu जो आपके पास है, मैंने आपको क्या कहा था, आप कभी भी -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना? समझाया था ना कि आप उसे हाफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, हमेशा प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, Cu2+ बनेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो गए। तो एनोड एंड पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट, बाहर, क्योंकि एनोड एंड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है? I'm a bit confused. चलें अभी? Ma'am, could you explain it once again? बेटा देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे समझो बच्चे, इम्प्योर कॉपर है, मतलब कॉपर विद इम्प्योरिटीज है, तो आपको इम्प्योरिटी और कॉपर को केमिकली अलग करना है। तो आप ऐसा रिएक्शन चाह रहे हैं जिसमें कॉपर इन्वॉल्व हो जाए और इम्प्योरिटी ऐसे ही फॉलिंग फ्लैट रहे। तो इसमें क्या होगा, एट एनोड, एटोनोड क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर है ना, उसमें से कॉपर तो एज आयंस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है उसके अंदर आ जाएगा। और जो मड है वो यहाँ पर इम्प्योरिटी जो है एनोड एंड के नीचे एज एनोड मड इकट्ठी होती जाएगी। और ये जो मड, स्पेलिंग क्या लिख दी है, एनोड मड, तो ये एनोड मड की तरह इम्प्योरिटीज नीचे गिरनी चाहिए और कॉपर किसी एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर सिर्फ कॉपर कहीं और जाता रहे ताकि हमें प्योर कॉपर मिल जाए। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द बेस्ट मेथड। आपने क्या किया, इम्प्योर कॉपर लिया और उसे एनोड एंड पे अटैच कर दिया।
अब ये जो एनोड एंड है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, यहाँ पर जो कॉपर प्रेजेंट है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके Cu2+ बनकर इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारा Cu2+ हो रहा है, बहुत सारा हो गया इस इलेक्ट्रोलाइट में Cu2+, इसके भी आयनाइजेशन हो रही थी, ये भी Cu2+ है। तो बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन जब Cu2+ की बढ़ गई एनोड पे, तो Cu2+ ने क्या किया, अंदर से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके आया था ना, वो इलेक्ट्रॉन इस एंड से ट्रैवल करके इधर की तरफ जा रहे हैं। तो वो यहाँ से कैथोड एंड पे आ गए, कोई भी एंड नेगेटिव एंड कैथोड एंड पे इकट्ठे हो गए आकर। अब ये जो कैथोड एंड पे इकट्ठे हो गए हैं, कैथोड एंड पे जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए इंटरनली वायर के थ्रू ट्रैवल करके, तो एट कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड के अंदर जो ये Cu2+ था ना बेटा, ये Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो वापस कॉपर मेटल बनकर यहां पर स्टिक हो गया, ये इस एंड पे यहां पर। तो क्या होता जा रहा है, कॉपर जो है इम्प्योर मेटल से प्योरीफाई होकर इकट्ठा होकर स्लोली किस तरफ आ रहा है, कैथोड एंड पर इकट्ठा होता जा रहा है। तो कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और एनोड धीरे धीरे पतला। जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग शुरू करेंगे, प्योर मेटल को बहुत थिन स्ट्रिप लेंगे और इम्प्योर को थिक स्ट्रिप लेंगे, थिक लेंगे रॉड, और धीरे धीरे एनोड पतला होता जाएगा, जहां से इम्प्योर कॉपर अलग होगा और कहाँ जाता जाएगा, वो आता जाएगा प्योर कॉपर के ऊपर। तो वहां पर आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा। अब कैसे याद रहेगा कि एनोड को ही इम्प्योर लेना है, कैथोड को तो नहीं ले लेंगे एग्जाम में गलती से, क्योंकि एनोड मड होता है, कैथोड मड कुछ नहीं होता बेटा। जिसके नीचे इम्प्योरिटी इकट्ठी हो रही है, वो इम्प्योरिटी उसी के ऊपर से ही गिरी होगी। तो इम्प्योर मेटल कहाँ लेना है, एनोड एंड पे, क्योंकि वहीं बननी चाहिए एनोड मड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, तो ma'am. Ma'am, एट just to be कैथोड का, clear, ma'am, जब कैथोड एंड पे, एक मिनट ऑक्सीडाइजेशन, एक yes, मिनट ma'am. एक मिनट एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा रुक जा बस। और Cu2+ जो है कैथोड एंड पर, इसने आकर जो इंटरनली इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके आए, इंटरनली ट्रैवल करके आए इधर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये वापस Cu मेटल बन गया, और ये जो कॉपर मेटल बन गया वापस, ये यहाँ पर अटैच हो गया कैथोड एंड के साथ आकर। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. So, तो ma'am, in the अब आप इस initial, yes, ma'am. रिएक्शन को क्या कहेंगे, कैथोड एंड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं Cu2+ में, इसीलिए कैथोड एंड पर हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड एंड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब बोलो चिन्मय, क्या कहना चाहते हो बेटा? Yes, ma'am. So, this is to be clear. जब ऑक्सीडेशन हो रहा है initially at anode, that is when the impurities are separated. यस, कॉपर Okay. में से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, उसके आयन बना रहे हैं, ताकि वो आयन कहाँ आ जाए, वो आयन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाए, Cu2+ आयन के अंदर आ जाए, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे किससे, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में कहाँ से हुए, इंटरनली ट्रैवल कर गए वायर से इलेक्ट्रॉन्स, और इंटरनली ट्रैवल करके दूसरे एंड पर आ गए। वहां जाकर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, दैट इज क्या किया, रिडक्शन किया, और रिडक्शन होते ही कॉपर मेटल वापस बन गया और मेटल कैथोड एंड पर इकट्ठा हो गया। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये हाफ रिएक्शंस दोनों जो लिखे हैं यहाँ पर। दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन, और इसे क्या, ऑक्सीडेशन। देखो, इसे हम एक बार लखमीर सिंह में भी देख लेते हैं और नोट्स में भी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इससे ऊपर ही होगा, ये रहा। ये देखो बेटा, सेम केस है, थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ ताकि एक स्क्रीन पे ही आ जाए। राइट, देखो बच्चे, इसी पूरी चीज को एक बार वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। किसी को याद करने में ये तो प्रॉब्लम नहीं होती ना कि एनोड को पॉजिटिव बनाना है कि कैथोड को पॉजिटिव बनाना है?
पक्का सबको याद रहता है कैथोड नेगेटिव एंड होता है ना? मैंने तो बचपन में ऐसे याद किया था, कैट नेगेटिव एनिमल है, तो मैंने तो कैट को नेगेटिव कर दिया था तब से। तो कैट मेरे लिए तब से नेगेटिव है। ठीक है, कैसे भी याद करो, पर याद रखना है कि कैथोड नेगेटिव एंड होता है, एनोड पॉजिटिव एंड होता है। ठीक है, चलो इसे एक बार पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। किसी को फॉन्ट दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो मुझे एनोटेशन हटाकर मैग्नीफाई करना पड़ेगा उसको। देखो, right. The apparatus used for electrolytic refining has been shown. The apparatus consists of electrolytic tank, इसे एक electrolytic tank कहते हैं। तेजस अनघा कैमरा ऑन रखो, इंपॉर्टेंट कंटेंट चल रहा है। जिसके अंदर एज इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज कर लिया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। यस, व्हाई हैव यू एसिडिफाइड इट? क्यों किया आपने एसिडिफाई इसको? ताकि वो हम आयंस में ब्रेक हो सके, है ना? ताकि वो आयंस में ब्रेक हो सके, तो उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने एज इलेक्ट्रोलाइट यहां पर ले लिया। The copper sulfate solution is acidified with dilute sulfuric acid, a thick block of impure copper. हमेशा impure copper को थिक रखेंगे, ऑफ कोर्स मोटा सा लेंगे उसको, तभी तो उसमें से ज्यादा सारा कॉपर निकालेंगे। और हमारा इतना महंगा प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो एफिशिएंटली तभी तो उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो थिक, आप जो है इम्प्योर मेटल लेंगे, थिक ब्लॉक लेंगे उसका, और उसे हमेशा आप अपने पॉजिटिव एंड पर, एनोड एंड पर लगा देंगे। और पतला सा थिन स्ट्रिप ऑफ थिन थिन स्ट्रिप ऑफ आप लेंगे प्योर मेटल, प्योर कॉपर एट कैथोड एंड नेगेटिव एंड। ठीक है बच्चे? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इम्प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड, एनोड से इम्प्योर जो कॉपर है वो आयंस बनकर डिसॉल्व हो जाएगा इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, goes into copper sulfate solution, and pure copper from the copper sulfate solution deposits on the cathode, और यहां से प्योर जाकर इधर इकट्ठा हो जाएगा। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? The pure copper metal is produced on the cathode. वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? कैथोड के ऊपर। प्योर यहाँ आकर डिपॉजिट होता है, ऐसे हवा में नहीं हो रहा है जहां ऊपर, ये यहाँ पर जहां तक वो डिप्ड है ना, इसी तरीके से इस पर इकट्ठा होता जाता है, इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है देखो, द soluble impurities goes into the solution as anode mud, वो नीचे एनोड मड की तरह इकट्ठा हो, एनोड मड की तरह नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में? अब एक्सप्लेनेशन देखो, ये जो हाफ रिएक्शंस है, क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले एट एनोड समझो, जो हमने पहले समझा था एट एनोड। एट एनोड पे ये जो कॉपर है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसे रिएक्टेंट साइड पे नहीं लिखेंगे -2 इलेक्ट्रॉन, आप इसे प्रोडक्ट साइड पे लिखो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बाहर लिबरेट होकर कॉपर ने ये दो चीजें बना दी। कॉपर ने ये दो चीजें बनाई, एक बनाया कॉपर आयन, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना मतलब ऑक्सीडेशन। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। डिड दे यूज द वर्ड ऑक्सीडेशन है? नो दे डिडंट, बट यू हैव टू यूज इट इन योर आंसर, दैट्स वन कीवर्ड। एट एनोड क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कैथोड एंड पे क्या हुआ? कैथोड एंड के ऊपर वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकले थे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर गए इंटरनली टू द नेगेटिव एंड, तभी तो ये एंड नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बन बनकर वहां पर एक्सेस में इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना? तो क्या हुआ यहाँ पर? हम्म, देखो, एनोड एंड लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन ईच टू एनोड एंड फॉर्म कॉपर आयंस, और यहाँ देखो कैथोड एंड के लिए द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन सॉल्यूशन goes to the negative electron, taking the electrons from the cathode. राइट, एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरनली यहां से ट्रैवल कर गए
ये बात लिखनी है बेटा, मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है अभी, कीवर्ड नहीं दिख रहा है कि कहाँ लिखा है, बट डेफिनेटली 100% श्योर ये एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं जरूर होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली ट्रैवल करके दूसरे एंड पे चले गए। नहीं दिख रहा है मुझे वो कीवर्ड कहाँ है। आपका काम है ढूंढना, ढूंढ कर बताना मुझे कहाँ है जरूर पक्का से। लखमीर सिंह की एक्सप्लेनेशन में भी है, ठीक है। तो कहाँ है वो काम आपका है ढूंढना कि कहाँ ये बात लिखी है कि इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली ट्रैवल करके दूसरी तरफ चले गए, ठीक है। तो ये चीज लिखनी है आपको आपके आंसर में कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर लिबरेट करके आगे पानी में कूद जा रहा है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलाइट में कूद जा रहा है, मैं मतलब ऐसे इमेजिन करती थी कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े और वो कूद गया इलेक्ट्रोलाइट में, और वहां से उधर गया दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो वहां पर जाकर प्योर बनकर वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके बैठ गया। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर इधर इलेक्ट्रोलाइट में जंप कर गया, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इकट्ठे हो गए इस तरफ, और यहाँ जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉपर ने आकर एक्सेप्ट किए। ओ माय गॉड। ओके, चले एक बार। ओके, तो हमने यहाँ तक टॉपिक को तो समझ लिया ना, बोलो बच्चे। काम तो हो क्या गया? मैंने एज यूजुअल अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया था पर उसे प्लग ऑन करना भूल गई। मैं जैसे ही पहली नोटिफिकेशन आती है रिलीजियसली हमेशा मैं चार्जर लगा देती हूँ, पर हर बार रिलीजियस मैं उसे प्लग करना ऑन करना भूल जाती हूँ। वो ऐसे होता है ना कि कुछ एक्सप्लेन करते करते साथ में आप कुछ और काम मैनेज कर रहे हो कि आप लगा रहे हो वायरिंग साथ में, और वो बिकॉज आई एम सो मच इनटू द टॉपिक वो भूल जाती हूँ हमेशा से प्लग ऑन कर। और जब वो ऑफ होता है तो याद आता है ओहो ऑन तो आज फिर नहीं किया। चलो कोई बात, ओके अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। धीरे धीरे जो प्योर है वो इधर इकट्ठा होता जाएगा कैथोड पे, तो ये थिक होता जाएगा और वो थिन हो जाएगा, एनोड थिन होता जाएगा, ठीक है ना। आ गई बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझ में। राइट, ओके। ये सब आपको नहीं करना है, ये सब आईसीएससी का सिलेबस है, दिस ऑल यू हैव टू स्किप, ये कुछ नहीं करना है आपको इसमें से। यस। अब एक स्मेल्टिंग क्या प्रोसेस है, स्मेल्टिंग क्या प्रोसेस है ये हमें समझना है। स्मेल्टिंग क्या होता है बेटा, देखो जब मेटल ऑक्साइड के अंदर इम्प्योरिटीज हो, फ्लक्स हो, और आप उसे एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हीट कर दें फ्लक्स डालकर, आप उसके अंदर फ्लक्स डालकर हीट करें, तो क्या होता है मोल्टन मेटल बन जाता है, साथ में स्लैग बनता है। स्लैग मतलब सिलिका का एक
अलग से ही फ्लोटिंग मटेरियल, मतलब क्ले का, सिलिका जब भी वर्ड यूज करें ना, समझो क्ले, क्ले मिट्टी, ऑल टुगेदर इम्प्योरिटीज, तो वो स्लैग बन जाएगा अलग से, और साथ में कॉपर मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट हो रही होगी। इस प्रोसेस को आप स्मेल्टिंग कहते हैं, जो आप हेमेटाइट प्रोसेस के लिए करते हो बेटा। हेमेटाइट के अंदर आप हेमेटाइट मतलब आयरन ओर को जब भी आप रिडक्शन करते हो ना, तो उसके अंदर एक ये प्रोसेस होता है जिसमें आप फ्लक्स ऐड करते हो। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से होता है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, ध्यान से सुनो और समझो। यहाँ पर ये चार्जिंग इक्विपमेंट है, मतलब आप यहाँ से अपना इनपुट दे रहे हैं। चार्जिंग इक्विपमेंट मतलब यहाँ से आप अपना रोस्टेड और जो आप रोस्ट कर आए हैं, रोस्ट कर आए हैं मतलब ऑक्साइड बनाकर आए हैं उसका, साथ में फ्लक्स डाल दिया उसके अंदर, और साथ में कोक डाल दिया उसके अंदर। ये मटेरियल आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, और जैसे ही आप ये मटेरियल यहाँ पर अंदर आने दे रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी हीट जनरेटेड है, यहाँ पर पूरा हीटेड हो रखा है। तो जैसे जैसे इट कम्स डाउन, जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है, वैसे वैसे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और उसके हीट होने से क्या होगा, जो आयरन है, मोल्टन आयरन, वो अलग से इकट्ठा हो जाएगा, और जो थोड़ा सस्ता आयरन है, कास्ट आयरन है, वो इधर आ जाएगा, और इधर जो है स्लैग, वो जो क्ले का जो एक पार्ट है, वो अलग से, देखो यहाँ पर दिख रहा है, अलग कलर्स ही बना दिए उन्होंने, ये और यहाँ पर आयरन, तो आयरन और स्लैग। क्या बेटा? What is cast iron? अब एक टाइप का आयरन ही होता है बेटा, एक्चुअली क्या है, अब आप उसे देखो, जब भी कोई मेटल होता है ना, तो उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो कास्ट आयरन मतलब अभी ये मोल्टन स्टेट में है, अभी आप इसे निकालेंगे और किसी ना किसी शेप में कास्ट कर देंगे, तो एक टाइप का मेटल आयरन ही है जो यहाँ पर निकल रहा है। मोल्टन आयरन लिख दो आप यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस, कि मोल्टन आयरन आपको इधर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको स्लैग मिलेगा। और ये एंड्स क्या हैं, ये जो यहाँ पर विंडोज बना रखी हैं, यहाँ पर आप जो हीटेड एयर है वो यहाँ पर दिख रही है। तो मतलब आपने ऑक्सीजन, फ्लक्स का, कोक की प्रेजेंस में आपने यहाँ पर जो है वो काम कर दिया उसके मेटल की रिफाइनिंग का। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? और जो And गैसेस what is बनेंगी वो गैसेस flux? एस्केप करती जाएंगी। क्या बेटा? And what is flux? फ्लक्स इज एक्चुअली बच्चे ये जो आप कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, एक्चुअली फ्लक्सिंग स्टोन क्या है, ये फ्लक्स जो है ना, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिलिका को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। देखो मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, देखो ये लिखा है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक फ्लक्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है ना उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में। इन मेटलर्जी कॉपर इम्प्योरिटी इज बेसिक, सो फ्लक्स यूज्ड इज एसिडिक। जो फ्लक्स यूज किया है वो आपने एसिड यूज किया है। तो मतलब वो फ्लक्स जो है, मुझे एक बार, ये तो ये बता रहे हैं कि अगर इम्प्योरिटी इज एसिडिक, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन इम्प्योरिटी एसिडिक है, इसीलिए आप जो फ्लक्स यूज करेंगे वो बेसिक यूज करेंगे। बेसिक मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे। और अगर कॉपर के अंदर जो इम्प्योरिटी वो बेसिक है, वहां आप जो फ्लक्स यूज करेंगे वो एसिडिक यूज करेंगे। ठीक है? Ma'am, but isn't copper ca calcium oxide only acidic? कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर, Oh, okay. कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है ना बेटा। तो They आपने क्या have किया, आपने वो बेसिक यूज किया ना, क्योंकि इम्प्योरिटी एसिडिक थी। सिलिका ऑक्साइड इम्प्योरिटी है। तो सिलिका ऑक्साइड क्या है, यहाँ पर सिलिका ऑक्साइड इज इम्प्योरिटी, ये देखो ये रही। अच्छा देखो ma'am, then पूरा how it रिएक्शन भी शोन है, इधर देखो, जो इम्प्योरिटी है वो सिलिका ऑक्साइड है,
और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। क्योंकि ये एसिडिक है, इसीलिए आपने फ्लक्स बेसिक यूज किया, और उनके रिएक्शन से मेटलर्जी ऑफ आयरन के अंदर ये क्या बन गया, ये स्लैग बन जाएगा और अलग से निकल जाएगा, और आयरन जो है वो अलग हो जाएगा। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, इसे ऐसे अलग करो। ये आयरन के केस में हो रहा है, आयरन को अलग करना है तो बेसिक फ्लक्स लिया, क्योंकि सिलिका ऑक्साइड एसिडिक था, उन दोनों से मिलाकर आपने स्लैग बना दिया। कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बन गया, जो कि अलग से फ्लोट हो जाता है ऑन द टॉप ऑफ आयरन, अलग से फ्लोट कर रहा होता है। तो वो ऐसे क्लियरली दोनों को विजिबली डिफरेंट आप अलग कर सकते हो। और कॉपर के केस में क्या होता है, सिलिका ऑक्साइड एसिडिक फ्लक्स यूज किया आपने आयरन ऑक्साइड के लिए, जो इम्प्योरिटी है। जब आप कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो वहां इम्प्योरिटी आयरन ऑक्साइड है, तो आपने वहां पर खुद सिलिका ऑक्साइड एक एसिडिक फ्लक्स ऐड कर दिया, तो वहां पर आयरन सिलिकेट बन गया। ये यूज किया आपने मेटलर्जी ऑफ कॉपर के लिए। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? दोनों तरफ मेटल के सिलिकेट ही बना रहे हो आप, लेकिन यहाँ कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई दोनों चीजें? एक मिनट रुको बेटा। चलें बच्चे आगे। राइट। This is just a form of refining, right? Smelting. हम्म। इसमें तो नहीं एक्चुअली जब आयरन का केस पढ़ोगे ना बेटा, ये तो ब्लास्ट फर्नेस जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, जिससे फाइनली आपको मेटल एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, और अब मुझे आपको कराना है एल्यूमिनियम का पार्ट, लेकिन एल्यूमिनियम मैं आपको एक बार मेरे नोट से कराती हूँ। क्लिक शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, और उससे करूंगी। बेटू मेरा फोन दो बच्चे प्लीज, मेरा फोन छुटकी, मेरा फोन। चलो बच्चे, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओर का नाम क्या है, बॉक्साइट ओर। और बॉक्साइट और क्या होता है? बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉक्साइट के अंदर। देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चे समझो, ये Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट ओर है, यही यहाँ पर स्टार्टिंग में भी है। Al2O3 2H2O ही है यहाँ स्टार्टिंग में भी, Al2O3.2H2O, क्योंकि बॉक्साइट और जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो यही है, डाइहाइड्रेटेड पार्टिकल ना। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो कर कर आप आए हो, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज बहुत सारी हैं, छोटी छोटी केमिकली रिएक्ट की हुई। इसीलिए बेयर्स प्रोसेस लीचिंग के अंदर एल्यूमिनियम के केस में आप सबसे पहले उसको इस पूरे प्रोसेस से सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हो।
तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए ही ये पूरा लंबा काम है जो हमको करना है ना? जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन के बाकी 3 मेथड देखे, वो तो सिंपल से थे ना? पानी के साथ बहा दो, मैग्नेट पे घुमा दो, ऑयल के साथ मिलाकर झाग बना दो, वो तो बड़े सिंपल प्रोसेसेस थे। पर जब भी आप एल्यूमीनियम की एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे बॉक्साइट ओर से, मतलब एल्यूमीनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट से, जब भी आप एल्यूमीनियम की एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे तो वो लीचिंग प्रोसेस से शुरू होगी। अब सुनो, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली क्या हुआ बेटा, पहले जो था ना एल्यूमीनियम, सिर्फ राजा महाराजा यूज करते थे। इतना रेयर मेटल था कि उसे इतना निकालना एक्सपेंसिव था कि इसको सिर्फ किंग्स को बिलोंग करता था ये। और अब आजकल तो घर घर में एल्यूमीनियम है, एल्यूमीनियम का फॉयल है, बर्तन एल्यूमीनियम के हैं। हालांकि आजकल तो कह रहे हैं एल्यूमीनियम में खाना कुक करना इज हार्मफुल, है ना? तो अब एल्यूमीनियम बहुत ज्यादा मिल रहा है। एल्यूमीनियम फॉयल इज सो कॉमन इन एवरी हाउस, राइट? तो अब वो इतना कॉमन हो गया है, इतना सस्ता हो गया है। कैसे सस्ता हुआ? बिकॉज ऑफ दिस मेथड ओनली। इस मेथड से पहले तक एल्यूमीनियम की एक्सट्रैक्शन बहुत महंगी और मुश्किल थी। इसके बाद एल्यूमीनियम कॉमन हुआ, जब ये डिस्कवर कर लिया गया, ये बना लिया गया, ये मेथड इन्वेंट कर लिया गया, तब उसके बाद आया एल्यूमीनियम अबंडेंस में, अवेलेबिलिटी में। पर वैसे अर्थ में मोस्ट अबंडेंट मेटल है एल्यूमीनियम। अब अर्थ में इतना ज्यादा है, हम उसकी एक्सट्रैक्शन इतनी महंगी कर रहे थे, इतना टिपिकल प्रोसेस था, इसीलिए वो रेयर था। लेकिन अब वो वेरी इजीली एक्सेसिबल हो गया है। इतना अबंडेंट चीज अब इजीली एक्सेसिबल होगा तो चीप हो ही जाएगा। तो ये मेथड क्या है लीचिंग, इसको समझना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ना आपका, जो डाइहाइड्रेटेड पार्टिकल था, आपने उसके अंदर NaOH डाल दिया। उससे क्या बना? बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। ये आपने रिएक्शन पहले भी किया है, याद है? कहाँ किया है, कौन बताएगा? चलो मैं उसके लिए क्लैपिंग करूंगी आज। बताओ, ये रिएक्शन आप एक बार नहीं, 2 बार, 2 अलग चैप्टर्स में रीड कर चुके हो। Ma'am, Ma'am, when we studied aluminium as a amphiteric something. शाबाश प्रिशा, वेल डन, वेरी गुड, राइट, एब्सोल्युटली। एल्यूमिनियम की हमने 2 नेचर पढ़ी थी, एक एसिडिक नेचर, एक बेसिक नेचर। जब हम उसे बेस के साथ यूज कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है ना? जब उसे हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। याद आ रहा है सबको? वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और साथ में बना वाटर। ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी सिलिका ऑक्साइड की, सिलिका बोलते हैं इसे, सिलिका ऑक्साइड नहीं बोलते, इसका नाम सिलिका होता है, SiO2 है सिलिका। तो ये भी NaOH से रिएक्ट कर गया, इम्प्योरिटी भी रिएक्ट कर गई, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर गया, और भी रिएक्ट कर गया। जो इम्प्योरिटी थी वो भी रिएक्ट कर गई, और वो क्या बन गया? सोडियम सिलिकेट बन गया विद वाटर। अब देखो वाटर हो गया एक्सेस में। अब इसके अंदर एक और इम्प्योरिटी थी आयरन ऑक्साइड की, उसने रिएक्ट नहीं किया NaOH के साथ, वहां रिएक्शन नहीं हुआ NaOH के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज तो पहले ही अलग हो गई। 3 चीजें थी, एल्यूमिनियम Al2O3 के अंदर एक इम्प्योरिटी थी SiO2 की, और एक इम्प्योरिटी थी Fe2O3 की। आ रही है बच्चे बात समझ में? इसने तो NaOH से रिएक्ट ही नहीं किया, इन दोनों ने रिएक्ट किया, ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ये सोडियम सिलिकेट बन गया। दोनों चीजें बन गई, और साथ में बन गया एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी। अब इस एक्सेस ऑफ वाटर में पड़े पड़े NaAlO2 और सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट, इस एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर आपने इन्हें रखा, और वो क्या हो गया? वापस NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी में ब्रेक हो गया, क्योंकि बहुत सारा पानी बन गया ना। तो यहाँ एक और केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। आप इसे और किस तरीके से कर सकते हो? इनको निकाल कर इसको CO2 के साथ रिएक्ट कर दो, तो रिड्यूसिंग एजेंट CO2 यूज कर दो यहाँ पर। लेकिन अगर ये नहीं यूज करना तो आप क्या करोगे? H2O में ये दोनों के दोनों आपस में क्या हुआ? NaOH अलग हुआ, और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनकर फिल्टर आउट हो गया। लेकिन इसे पानी में कोई फर्क नहीं पड़ा, अब ये भी अलग हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? बारी बारी से इम्प्योरिटी हटा रहे हैं। पहले हमने Fe2O3 हटा दी क्योंकि वो NaOH से डिसॉल्व नहीं हुई, वो बाहर हो गई।
उसके बाद एक्सेस ऑफ पानी के अंदर सोडियम सिलिकेट पड़ा रह गया, उसका कुछ नहीं हुआ, डिसॉल्व रह गया, सॉरी, पानी में डिसॉल्व रह गया और फिल्टर आउट होकर पीपीटी बनकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। अब आपने जब इसे फिल्टर कर लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, इसे आप हीट करोगे तो पानी अलग से निकल गया और बन गया Al2O3। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? आपने इसे रिक्रिस्टलाइज किया और ये बना आपका कॉन्सेंट्रेटेड बॉक्साइट ओर। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्योंकि इसकी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए भी केमिकल प्रोसेसेस करने पड़ रहे थे, इसीलिए ये यूज्ड अ रिएजेंट NaOH। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? लिख लो, जल्दी से नोट कर लो, और कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। लीचिंग हो गया, अब क्लिक शेयर कर रही हूँ एल्यूमिनियम के बाकी मेथड की। ठीक राइट बेटा जी। तो अब ये कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी हमें क्विकली डिस्कस करना है। तो ये मैंने आपको एक क्विक नोट्स दे दिए, थोड़ा क्लीनली बना लेना है इसको, कि आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर कौन सा किस मेथड से करोगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करोगे हेमेटाइट के लिए, सिल्वर ओर्स के लिए, गोल्ड के लिए और टिन स्टोन के लिए। फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करोगे कॉपर पायराइट के लिए, गैलेना के लिए, जिंक ब्लेंड के लिए। गैलेना किसका ओर है याद होना चाहिए, फॉर्मूला सबके याद होने चाहिए, उसके लिए मैंने आपको अलग से एक टेबल दे दिया है। मैग्नेटिक सेपरेशन आयरन ओर और टिन ओर कैस्टराइट, यह मैं हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था। देन लीचिंग के लिए बॉक्साइट, और उसमें इंप्योरिटीज कौन सी होती है, Fe2O3 और SiO2। ठीक है बच्चे, ये याद होना चाहिए आपको अच्छे से। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें एल्यूमिनियम का क्विक डिस्कशन करना है कि हो क्या रहा है। सबसे पहले एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट ओर है, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट पार्टिकल है, जो हमें यूज करना है। बॉक्साइट नेम से यूज होता है ये। और अब इसकी मेटलर्जी जो है, ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है हमारी अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है।
तो इसकी एक्सट्रैक्शन का एक स्पेशल केस स्टडी है जो हमें पूरा समझना है। तो सबसे पहले ड्रेसिंग ऑफ ओर करना है। सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्रशिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, ड्रेसिंग करना है, मतलब क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइज्ड मींस हीटिंग बेटा। Heating so that volatile impurities go away. So that volatile impurities आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं? तो सबसे पहले ड्रेसिंग ऑफ ओर होगा, पहला टॉपिक। ड्रेसिंग ऑफ ओर के अंदर क्रशिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी और पल्वराइज्ड होगा। इसका मतलब इसे पायरोमेटलर्जी भी कहते हैं कि आपने हीट से स्टार्ट किया और आपने हीट से सारी वॉलेटाइल इम्प्योरिटी जो है वो हटा दी। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो पल्वराइज्ड, पल्वराइज मतलब हीट करके उसमें से वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हटा दी गई। आगे समझे? आप कंसंट्रेशन कैसे करेंगे इसका? कंसंट्रेशन करेंगे उसका लीचिंग से। ये सब पढ़ लेना मैंने आपको, बल्कि इससे बहुत अच्छे तरीके से ये जो बेयर्स प्रोसेस है ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इज ट्रीटेड विद concentrated sodium hydroxide solution to give sodium aluminate which can be filtered out। है ना? आ गई ना बात समझ में? क्या क्या किया? Fe2O3 और SiO2, ये दो इम्प्योरिटीज थी और इसके अंदर से एक एक था हमारा जो हमें चाहिए था Al2O3। सब NaOH से रिएक्ट करवाए, सब NaOH से रिएक्ट करवा दिए। ये तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। ये रिएक्शन हुआ, सोडियम सिलिकेट बना, ये रिएक्शन हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट बना, जो कि एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर पीपीटी बनकर सेटल हो जाएगा और वहां से हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। वो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा उसे आप हीट करोगे और उससे एल्यूमिना बनाओगे, Al2O3। एल्यूमिना इज Al2O3। फिर आप इसे रिक्रिस्टलाइज करोगे और इसका बॉक्साइट बनाओगे और इससे बॉक्साइट से वापस जो है आप ये रिफाइनिंग करोगे उसकी। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझो, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को समझो। द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद CaF2 और Na3Al(F6)। ये दोनों के दोनों आपको नाम जैसे के जैसे याद करने हैं। दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। नहीं तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो ये दोनों किस लिए ऐड किए जा रहे हैं? ताकि मेल्टिंग पॉइंट नीचे आ जाए और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। स्टील टैंक विद द लाइनिंग ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट रॉड्स इज यूज्ड। तो अब आपने क्या किया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन के एनोड्स यूज कर दिए, है ना, और स्टील का टैंक यूज कर दिया और उसके अंदर भी कार्बन की लाइनिंग यूज कर दी। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो आपने कार्बन को एनोड्स और कैथोड के एंड में यूज किया, ग्रेफाइट को, और साथ में स्टील टैंक में ये सब पुट कर दिया हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के लिए। कार्बन लाइनिंग एक्ट एज कैथोड एंड ग्रेफाइट एक्ट एज एनोड। तो ये जो कार्बन की लाइनिंग है इसे आपने कैथोड बना दिया, कैथोड मींस नेगेटिव एंड, और ये जो एनोड है ये आपने ग्रेफाइट से बना दिए। आई बच्चे बात इतनी समझ में कि नहीं आई? Now electricity is passed through electrolytic cell which consists of carbon electrodes. Oxygen is formed at the anode end. ऑक्सीजन बन रही है किस पर? एनोड एंड पर। हमेशा नेगेटिव गैस जो है O2 गैस, O2 नेगेटिव है ना, O नेगेटिव है ना, वो हमेशा एनोड एंड पर इकट्ठी हो रही होगी। The oxygen formed reacts with carbon of the anode to form carbon monoxide। जो ऑक्सीजन यहाँ पर है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। In this method, production of aluminium in for every 1 kg of aluminium produced is approximately half a kg of carbon anode is burnt। तो हाफ अ केजी कार्बन एनोड को बर्न करके आप करीब 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाते हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में? ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का, कैसे हो रही है उसकी रिफाइनिंग। Aluminium ions are created at the adverse cathode from the aluminium oxide
and they sinks down because they are heavier than the कैरियोलाइट सॉल्यूशन। तो जो वहां पे वो सोल्यूशन यूज किया है उससे जो मेटल बन गया वो भारी है इसीलिए नीचे सेटल हो जाएगा। देन द लिक्विड शेप ऑफ द एल्यूमिनियम दैट हैज sunk at the bottom, वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसे। ऑन द अदर साइड एट द पॉजिटिव एनोड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स एंड रिस्पॉन्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड द ग्रेफाइट कार्बन। तो मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन अलग होता जा रहा है वो कार्बन के साथ ग्रेफाइट के साथ बर्न हो रहा है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है रिडक्शन के लिए, और हमारे एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन अलग करता जा रहा है। और वो जो मोल्टन ऑक्सीजन हमें मिल रहा है वो हम नीचे से उसे रिफाइन आउट कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं। देखो मोल्टन एल्यूमिनियम बॉटम में कलेक्ट हो गया नीचे, और उसे आप बाद में वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये कैथोड एनोड के रिएक्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमेशा कैथोड के ऊपर क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होता है हमेशा। रिडक्शन मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन ऐड होकर वो एल्यूमिनियम लिक्विड बना, ठीक है। और एनोड एंड पे क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन। मैंने कैसे याद किया था? मैंने कहा था कि उल्टा मीनिंग याद कर लो। रिडक्शन लग रहा है माइनस होना पर उसमें इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, और ऑक्सीडेशन उसका रिवर्स है। ऐसे करके याद कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन बन रहा है वहां पर वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? During the process of electrolysis, aluminium ion that are positively charged gain electrons from the cathode and form molten aluminium. बस ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको सारा, अब हो गया वो तो फिर। ठीक है बच्चे, बस फिनिश विद दिस मेटलर्जी इज ओवर बेटा जी। आ गई सबको समझ में कि नहीं आई मेटलर्जी? बताओ किसको नहीं आई मेटलर्जी अभी भी समझ में? क्लियर है? अब कुछ और होगा इंपॉर्टेंट नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगी। अभी के लिए मेटलर्जी इज ऑल ओवर। इसे अच्छे से स्टडी करो, स्कूल के नोट्स पढ़ाई करो। जो मैंने दे दिया ये पूरा एल्यूमिनियम का केस स्टडी याद हो जाना चाहिए अच्छे से। जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हैं, जैसे स्लैग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्मेल्टिंग क्या है, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, लीचिंग क्या है, ये सब अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब 2 मार्कर्स हैं। जितने मैंने वर्ड्स अभी नेम लिए हैं प्रोसेसेस के, ये सब 2 मार्कर्स हैं। इसके बाद अगर वो बेयर्स प्रोसेस कह देते हैं तो मतलब पूरा डिटेल में लीचिंग को एक्सप्लेन करना है, तो उसके 3 मार्क्स हैं। अगर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है तो वो 3 मार्कर है। और पूरा केस स्टडी आ जाए तो 4 मार्कर 5 मार्कर भी हो सकता है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अब तो किसी को मेटलर्जी में कोई डाउट नहीं रहेगा ना? रफली आई थिंक 2 आवर्स का सेशन हो गया, थोड़ा सा कम रहा है 2 आवर्स से, बट रफली 2 आवर्स का सेशन हो गया है। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मुझे लास्ट ईयर के उसमें से निकाल कर देने पड़ेंगे आपको। वो मेरा फोन ऑफ है पर मैं एक्सट्रैक्ट करके देती हूँ आपको, ठीक है। तो वो भी आई थिंक लर्निंग मटेरियल ही है, जितना मुझे याद आ रहा है। पूरा प्रॉपर उसमें लर्निंग मटेरियल ही है जो मैंने Ma'am, उन्हें दिया is था। it the one Sarah sent in the group before? क्या बेटू जी? Is it the one Sarah had sent in the group before? मुझे याद नहीं है बेटा, वो एक बार शेयर कर देना मुझसे। आई लो, Yes. मैंने सारा के लिए, हाँ हो सकता है मैंने उसे भी लास्ट ईयर के बैच से ही निकाल कर दिया हो। तो वो फोन ऑफ हो गया है तो मैं उसको ऑन करके आपको निकाल के देती हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय फॉर नाउ मैम बच्चे, विद दिस स्कोर मेटलर्जी थिंग इज ओवर। अब मेरे लिए कोई नहीं बोलेगा मैम मेटलर्जी के लिए मॉर्निंग सेशन में। मैम अब बस हो स्कोर गया अपडेट बस। कर दो। मेटलर्जी का हाँ क्या कर दो? मैम स्कोर स्कोर अपडेट कर दो। स्कोर अभी ऐड आ रही है पर 8 विकेट्स गिरा दिए हमने। एकदम टाइट बॉलिंग हो रही है इस थैंक्स बार तो मैम। हमने, उड़ा डाला है। और मुझे आज लग रहा है हम फाइनल्स जीत जाएंगे। मतलब हम होपफुली। चेजर्स भी अच्छे हैं और इस बार तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। 236 फॉर 8, बहुत बड़ा कोई स्कोर नहीं है, इतनी कोई बड़ी रन रेट नहीं आएगी।
अभी Ma'am, देखो like 250 around is fine with me. 46 ओवर्स है, अगर ये पूरी गेम भी खेल जाएंगे अभी कितने बना जाएंगे, 4 Ma'am, ओवर्स, 4 max. 6 24 बॉल्स बाकी हैं, बहुत अच्छा भी खेल जाएंगे, हम bowlers 40 है, रन्स कैसे बना खेलेंगे जाएंगे, हमसे? बहुत अच्छा भी खेल गए तो 40 रन्स बना देंगे, पर बहुत उठा नहीं सकते क्योंकि सिर्फ 2 विकेट बाकी है इनके पास, वही मैम। है ना। तो अगर 2 विकेट वाले बच्चे कितनी मेहनत कर सकते हैं, बेचारे बॉलर्स होंगे लास्ट के। हम वो, हाँ वही बॉलर है ना, तो कितनी भी जोर से मार रहा है वो बैट, उसकी बैट पे बॉल ही नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनने वाला है, 30 रन आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 266, मतलब हद मार के 270 का टारगेट आएगा। अरे इतना तो हम कर लेते हैं, इतने तो हमारे बैट्समैन हैं। गुड शायद गुड। मैम पता नहीं, आज हम फाइनल्स जीतने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से। होपफुली। हाँ, विराट कोहली, देखते हैं क्या कुछ करता है नहीं करेगा बैटिंग मैम आज। वो। मैम अरे ऐसे मत बोल कंसिस्टेंट, तू, ऐसे मत मैम बोल तू। कंसिस्टेंटली 0 पे आउट हुआ है वो। तो क्या हो गया, आज करेगा वो, आज करेगा, हाँ स्टे मैम। होपफुल, आज करेगा। ओ उठा दिया, पकड़ लो यार, कैच पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, आउट। एक और गया क्या, ओके, क्या मैम? एक और गया, 9th विकेट गया, ये क्या कर दिया, एक मैम रह आप गया। सैड क्यों लग रही हो, आप सैड क्यों लग रही हो? नहीं मैंने भाई, ये तो ऐसे जैसे गोदी में दे दिया उसके बॉल, एकदम विराट कोहली के ऐसा खड़ा खड़ा पकड़ लिया उसने, 9th विकेट भी गॉन। अच्छा, कोहली का कैच है, लेट्स गो। अरे देखो तो मतलब बॉलर कौन था? अब तो छोड़ दो, 270 भी छोड़ दो, टू बॉलर कौन सेवेंटी भी था? नहीं होगा अब तो। हर्षित राणा। स्पिन बॉलर मैम। हाँ, पर ये बॉलर्स हैं बच्चे बेचारे, ये क्या कर लेंगे हमारे लिए, ये थोड़ी हमारे हरभजन सिंह हैं कि आएंगे और लास्ट में उड़ा जाएंगे, है ना। नहीं, अब तो आएगा 250 का स्कोर, 250 260 का मैम आएगा। वो भी हार्डली, अगर कुलदीप मेरे नहीं है, टीम। नहीं है, अगर हमारे टिक गए ना, विराट टिक गया हमारा, देखना तुम, कुछ भी नहीं है ये तो। हमारी इंडियन टीम ने देखा था क्या स्कोर खड़ा किया था, 340। अच्छा है, अच्छा है, स्टे होपफुल, ओके, बाय बाय बच्चे लोग। बाय मैम। मैच मैच देखना, ओके, पर पढ़ाई करना। नो, तुम मैच नहीं देखना, मैं देखूंगी मैच, नो प्लीज, यू मैच नहीं देखना। मैम ओके, टू बाय लेट, बाय बाय। मैम। बाय बाय।